हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए विलियन लेसन का एक और टॉपिक लेकर आए हैं, विसरण अर्थात डिफ्यूजन। तो स्टूडेंट्स, विसरण क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक विलयन इसमें भर दिया और इसमें ये सांद्र विलयन है। इसके ऊपर मैंने तन विलयन रख दिया, मतलब इसमें विलय बहुत कम है। ये सांद्र है और ये तन विलय। जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, मतलब ये सांद्र विलयन में मैंने तन विलयन मिला दिया, तब क्या होता है कि विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। किसके अणु गमन करेंगे? विलय के अणु। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के अणु किस विलयन से जाते हैं? सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। तो स्टूडेंट्स की बात समझ आई कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया विसरण कहलाती है। बात समझ आ गई? ये क्या है? जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं, तब विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह प्रक्रिया विसरण कहलाती है। तो स्टूडेंट, बात समझ आ गई? विसरण क्या है कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया विसरण कहलाती है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। विसरण का एग्जाम्पल देखिए। यदि बंद कमरे में इत्र की शीशी या सेंट की शीशी खोलकर रख दी जाए तो कुछ समय बाद सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या होता है कि उस शीशी के अंदर जिसमें इत्र रखा होता है उसमें सांद्रता अधिक होती है और जो कमरे में वायु है वो उसमें सांद्रता कम होती है। अतः शीशी से इत्र के अंदर से विलय के अणु निकल करके उस वायु में फैल जाते हैं, जिससे सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो बात समझ में गई कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो विलय के अणु, ध्यान रखना, विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया विसरण कहलाती है। इसका उदाहरण है कि जब बंद कमरे में इत्र की शीशी खोलकर रख दी जाती है तो कुछ समय
बाद सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है, फैल जाती है। यह विसरण क्रिया का एक उदाहरण है। यह विसरण क्रिया का एक उदाहरण। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन एक दूसरे के संपर्क में लाए जाते हैं तो विलय के अणु सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया विसरण कहलाती है। तो बच्चों बात समझ में आ गई। चलिए पहले इसे नोट करिए, ये फिगर भी बना लीजिए और इसके बाद में आपको दूसरा टॉपिक पढ़ाता हूँ, परासरण। नोट कर लिया? ठीक है, अब आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक है परासरण अर्थात ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस दूसरे भी है परासरण, इसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, विसरण आपने पढ़ लिया, अब परासरण पढ़ेंगे। परासरण को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन, देखिए यहां पर मैंने एक पात्र में इस तरह से डिवाइड किया है, बीच में मैंने एक झिल्ली लगा दी है, इसे कहते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली या SPM, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस तरफ मैंने भर दिया, एक तरफ भर दिया तन विलयन भरा और दूसरी ओर मैंने सांद्र विलयन भर दिया। ये दो विलयन यहाँ पर भी है, किंतु बीच में एक झिल्ली है जिसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहेंगे, और इस तरफ सांद्र विलयन भर दिया और एक तरफ तन विलयन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ऐसी स्थिति होती है कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तो विलायक के अणु, ध्यान दें यहाँ पर, तो विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यहाँ पर विलायक के अणु होंगे, विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। ये किसके अणु होंगे बेटा? ये विलायक के अणु, विलायक के अणु स्वतः गमन करते हैं, मतलब इस झिल्ली को पार करके सांद्र विलयन में चले जाते हैं। यह क्रिया परासरण कहलाती है। जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तब विलायक, किसके अणु? विलायक, तब विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं, स्वतः गमन करते हैं। यह प्रक्रिया परासरण कहलाती। तो स्टूडेंट की बात समझ में आई कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तब विलायक के अणु तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया परासरण। बात समझ आ रही?
यहाँ पर जो अर्धपारगम झिल्ली के रूप में प्रयुक्त होती है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, कॉपर फेरोसाइनाइड झिल्ली, इसका फार्मूला है Cu2Fe(Cn का होल ऑफ 6). कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है, झिल्ली के रूप में कार्य करती है। तो बच्चों को बात समझ में आ गई कि जब भिन्न सांद्रता के दो विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, तब विलायक के अणु सन विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः गमन करते हैं। यह क्रिया परासरण कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। यदि हम किशमिश को जल में डालते हैं, यदि हम किशमिश को, ये जल लिया मैंने इस पात्र में और इसमें मैंने किशमिश ऐसे लेकर के डाल दिया, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद किशमिश फूल जाती है, जल के अंदर किशमिश फूल जाती है, कुछ इस तरह से करता है। इसमें क्या होता है कि जो विलायक के अणु आसपास होते हैं वो इस झिल्ली को पार करके इस किशमिश के अंदर चले जाते हैं। जब विलायक के अणु इसके अंदर पहुंच जाते हैं तो ये इसका आयतन बढ़ जाता है और ये गोलाकार हो जाता है, यानी यहाँ पर अंतः परासरण की क्रिया हो जाती है। विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली को भेद करके और उसके अंदर चले जाते हैं किशमिश के अंदर। तो यह एक परासरण क्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। आज मैंने आपको दो टॉपिक एक्सप्लेन किए, विसरण और परासरण। आज मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ और इसके आगे की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। थैंक्स।